नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त दीपक जायसवाल। इस चैनल पर मैं आपके जो वार्षिक परीक्षा के पेपर है 9th और 11th के, और साथ में जो भी आपके एग्ज़ाम हो रही है उनके पेपर के सॉल्यूशन अपलोड कर रहा हूं। यहां पर मैं जो आपका इंग्लिश का पेपर है उसका टोटल सॉल्यूशन अपलोड कर रहा हूँ, यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपका पेपर पूरी तरीके से सोल्व हो जाएगा। सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर ही देख कर लिखने हैं। बाकी मैंने इसमें आपका अनसीन पैसेज के सारे आंसर, ग्रामर, आपके लेटर, एप्लीकेशन सब कुछ इसमें कवर कर लिया है। यहाँ पर कक्षा 9वीं का 2020-21 का पेपर है और कोड आप देख लीजिए M2702B। यही आपका पेपर है। देन आप इस वीडियो को आगे देखिए, वरना आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में MP के अलग अलग पेपर वितरित हुए हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट करते बिना आपका टाइम ख़राब किए हुए। वीडियो आपको अच्छा लगे एंड तक देखिएगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि हम संपूर्ण सॉल्यूशन यहाँ पर देने जा रहे हैं। सेक्शन ए में आप देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर ये कह रहा है कि इस पैसेज को सावधानीपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। यहाँ पर मैंने 1, 2 और 3 जो अंडरलाइन है ये उन क्वेश्चंस के आंसर है जो मैं आपको ले चलता हूँ। यहाँ पर आप देखकर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर निशान लगा लीजिए वीडियो को रोक कर। यहाँ देखिए मैंने क्वेश्चन के सामने आंसर भी लिख दिए हैं। वेयर वाज द मैन वॉकिंग, आदमी कहाँ से गुजर रहा था। मैन वाज वॉकिंग थ्रू अ डेजर्ट, यानी रेगिस्तान से गुजर रहा था। व्हाट डिड ही फाइंड, उसने क्या पाया। ही फाउंड अ ट्री नियर बाय, उसने अपने पास एक पेड़ पाया। हाउ डिड, सेम टू सेम ये जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ऊपर जो नंबरिंग की है वहाँ पर भी सेम ऐसे लिखे हुए हैं, तो वहाँ से भी आप लिख सकते हैं। हाउ डिड द ट्रेवलर फील व्हेन ही गोट अ टम्बर फुल ऑफ कोल्ड। द ट्रेवलर वाज हैप्पी एंड ड्रैंक द वाटर। ये भी मैंने ऊपर आपको जो बताया है वहीं से आंसर लिखा है 3rd नंबर का। द ट्रेवलर वाज हैप्पी एंड ड्रैंक द वाटर। इस तरीके से दूसरा, ही फाउंड अ ट्री नियर बाय, अ मैन वाज वॉकिंग थ्रू अ डेजर्ट। इस तरीके से 3 आपके आंसर हो गए। हु गिव द फ्रूट टू द ट्रेवलर, तो इसका आंसर भी आपके अनसीन पैसेज में है कि जो पेड़ रहता है वो उसको फल देता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड इम्पटी। इम्पटी का मतलब होता है खाली। खाली का आपको उल्टा शब्द लिखना है तो वो हो जाता है आपका फूल, यानी पूरा। अगला आपका पैसेज है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ये भी आपको करना है, 5 नंबर का है। ललिता सोव्ड सम टोमेटो सीड्स, ललिता अपने गार्डन में कुछ टोमेटो यानी कि टमाटर के बीज बोती है, उसके बाद उसमें कुछ घास उग जाती है जंगली वगैरह, इस तरह का कुछ ये है। तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन। ललिता अपने गार्डन में क्या बोती है, तो पहला ही यहाँ पर आंसर है ललिता सोव्ड सम, एक सेकंड रुकिएगा, ललिता सोव्ड सम टोमेटो सीड्स इन हर गार्डन, ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। दूसरा है, व्हाट डिड सी रिमूव, उसने क्या रिमूव किया, तो सी रिमूव्स एवरी वीड, यानी कि उसने जितनी भी जंगली घास थी वो रिमूव कर दी, ये दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट डिड सी पुट अंडर द प्लांट, तीसरा है इसका, उसने क्या पुट किया, मतलब प्लांट्स के अंदर उसने क्या डाला, मतलब क्या डाला उनके लिए। तो यहाँ पर देखिए, सी पुट्स कंपोस्ट अंडर द प्लांट, तो यहाँ पर इसका आंसर है सी पुट्स कंपोस्ट अंडर द प्लांट, यानी पेड़ पौधों को बड़ा होने के लिए, ग्रो करने के लिए हम कुछ ना कुछ खाद वगैरह डालते हैं, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये आपके आंसर हो गए। यहाँ पर आप देख लीजिए ये लिखना है, या फिर आप यहाँ से जो मैंने इनमें अंडरलाइन किए इनको लिख सकते हैं। राइट द पास्ट टेंस ऑफ ग्रो, आपको ग्रो का पास्ट टेंस लिखना है। यहाँ पर आप देखिए, ग्रो प्रेजेंट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म इसकी ग्रू है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इसकी ग्रोन है। तो हमें यहाँ पर पास्ट पूछा, पास्ट पार्टिसिपल नहीं पूछा, देन ये आपका सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, ग्रू, आपका सही हो जाएगा। राइट अपोजिट ऑफ सेड, सेड का अपोजिट आपको लिखना है, तो ये आपका हो जाएगा हैप्पी। अब यहाँ पर देखिए, आप अगले पेज पर आ जाइए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अ पर्सन हु ट्रीट सिक, एक व्यक्ति जो कि बीमार का इलाज करता है, जो बीमार होते हैं उनका, तो उनको उसको क्या बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं। एंटोनियम्स ऑफ ट्रू, यानी कि आपको सत्य का उल्टा लिखना है तो वो असत्य होता है, तो यहाँ फॉल्स आपका इसमें सही हो जाएगा। व्हाट इज़ द पर्सन हु पासेज जजमेंट कार्ड, यानी कि जो न्याय सुनाता है, जजमेंट देता है, अपना निर्णय देता है, उसको क्या कहते हैं, उसको जज कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। एंटोनियम्स ऑफ रीच, अमीर का उल्टा क्या हो जाएगा, तो गरीब यानी पुअर, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। विच फेस्टिवल इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट, कौन सा त्यौहार लाइट यानी कि प्रकाश का त्यौहार कहा जाता है, तो वो आपका दीपावली होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब आ जाइए आप 6 नंबर वाले पर, ऑब्जेक्टिव पर। व्हेन डू वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, हम स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं, तो 15 अगस्त को। और वहीं गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे की बात आती है तो 26 जनवरी को। यहाँ पर मैंने स्टार कर दिया है। एंटोनियम्स ऑफ हैप्पी, हैप्पी का आपको विपरीत बताना है, तो अनहैप्पी।
अगला है फेस्टिवल ऑफ कलर इज नोन एज, यानी जो कलर यानी रंगों का जो त्यौहार होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको होली बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पिक द ओड वन आउट, आपको इसमें से जो अनुचित लगता है इन तीनों के अलावा जो आपको अलग लगता है उसको छांटना है, विषम को। तो मदर यानी माँ, अंकल यानी चाचा, और ग्रैंड मदर यानी ग्रैंड मदर मतलब आपकी दादी। तो यहाँ पर जो डॉक्टर है ये अलग है, ये सारे फैमिली मेम्बर हो गए। तो यहाँ पर आपका जो ओड है वो हो जाएगा डॉक्टर। माई शूज व रिपेयर्ड बाय, आपके जूते किसके द्वारा रिपेयर किए जाते हैं, मोची के द्वारा, तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में कोबलर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ईद इज सेलिब्रेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ, ईद को कब मनाया जाता है, किसको कंप्लीट होने के बाद में, तो रमज़ान के बाद में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसको ईद अल फतर भी कुछ बोलते हैं। एंटोनियम्स ऑफ नोबल, नोबल का विपरीत आपको बताना है। विक्ड मतलब शैतान और नोबल मतलब महान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 4 पर। डू एस डायरेक्टेड यानी 5, यानी कि आपको इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन दिसंबर 25, यहाँ पर प्रिपोजिशन उपयोग करना था जो सूटेबल हो। अगर यहाँ पर 25 नहीं, यहाँ पर फिक्स यानी डेफिनेट डेट के साथ आपका मंथ दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर ऑन आ रहा है। यदि यहाँ पर 25 नहीं होता देन यहाँ पर क्या आता इन दिसंबर। तो अभी हमें दिसंबर 25 दिया हुआ है इसलिए ऑन आ गया है। यहाँ पर आपको रीअरेंज करना है सेंटेंस को। यहाँ पर आप इसको ऐसा ना करें कि यू कैन सिंग अ सॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी है, इसलिए कैन यू सिंग अ सॉन्ग, इस तरह से बन जाएगा ये। तीसरा है द वुमेन, यहाँ पर 5 करना है, मैंने सभी कर दी, जो आपको सूटेबल लगे वो आप लिख लीजिएगा। द वुमेन गो बैक, आपको सिंपल पास्ट इसमें उपयोग करना है, यानी पास्ट टेंस उपयोग करना है। तो गो का वेंट होता है पास्ट, और पास्ट पार्टिसिपल गोन होता है, तो यहाँ पर वेंट आपका आ जाएगा। इंग्लिश फिल इन द ब्लैंक्स विथ ईज और आर दोनों में से एक भरना, तो इंग्लिश सिंगुलर के हिसाब से हम यहाँ पर ईज लगा देते हैं। वॉकिंग यहाँ पर स्टार्टिंग में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जीरन जो है नाउन सब्जेक्ट या नाउन के रूप में यहाँ पर काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा वॉकिंग। यहाँ पर लिखना है सैटरडे इज़ द लास्ट डे ऑफ द वीक। तो यहाँ पर देखिए सैटरडे क्या होता है, सप्ताह का सबसे अंतिम दिन होता है, कि सबसे पहला होता है तो लास्ट होता है। तो यहाँ पर हमने लास्ट, यहाँ पर इसका सही हो जाएगा। वी रीड स्टोरीज पोएम इन क्लास, हम क्या करते हैं कहानी और कविताएं पढ़ते हैं क्लास में। इसके बीच में आपको एंड यानी और लगाना है। तो हम क्या करते हैं, हम कहानी पढ़ते हैं और कविताएं पढ़ते हैं क्लास में। तो ऐसा हो जाएगा वी रीड स्टोरीज एंड यहाँ पर लग जाएगा पोएम्स इन क्लास, यानी इन दोनों के बीच में एंड लग जाएगा। क्लियर है। अब आ जाइए फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन नंबर 5 में, मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ पर देखिए राम इज सीटिंग, दो के बीच में यदि बैठने की बात करते हैं तो राधा और सपना के बीच में बैठा है, इसलिए बिटवीन। अगर यहाँ पर 3 की बात होती तो अमंग आ जाता। द बुक इज, बुक कहाँ पर है, टेबल पर है, यानी कभी कोई चीज़ किसी सतह पर रखी होती है तो वहाँ पर हम ऑन प्रीपोजिशन का उपयोग करते हैं। ये यहाँ पर जंप वाली बात हो जाती है, कोई चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर हाइट पर रखी हुई है या फिर कोई कूदता है तब अपॉन यहाँ पर आता है। तो अब यहाँ पर ऑन आ जाएगा। आई हैव रीड मैनी बुक्स, यानी कि यहाँ पर बुक्स क्या है काउंटेबल है, काउंटेबल के साथ मैनी आता है। और मच जो है अनकाउंटेबल, जिनको गिना नहीं जा सकता, जिनका 1 2 3 नहीं किया जा सकता, जैसे कि मिल्क वाटर ऑयल है ना, उनके साथ मच आता है। तो यहाँ पर बुक के साथ क्या आ जाएगा, मैनी आ जाएगा। यहाँ पर पूछा कि ओफन जो शब्द है इसमें साइलेंट लेटर क्या है, तो हम इसको ओफन पढ़ते हैं, टी नहीं उच्चारित करते। तो यहाँ पर जो टी है वो आपका साइलेंट लेटर हो जाएगा। यहाँ पर आपको कहा गया है कि ईट आएगा, एट से आएगा, तो यहाँ पर इट्स आ जाएगा, क्योंकि एक वचन के साथ में एक वचन वाली वर्ब आपकी आती है। यहाँ देखिए ओल्ड मैन, यानी हम यहाँ पर उच्चारण क्या कर रहे हैं, ओ का कर रहे हैं, ओ जो कि आपका हिंदी का स्वर है। देन यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका एन ओल्ड मैन। और यहाँ पर देखिए मुझे लगाना यहाँ पर था और मैंने इसको फील यहाँ पर कर दिया, तो ये आप काट दीजिए। मून वॉक स्लोली एंड साइलेंटली, जो चांद है वो कैसे चल रहा है, धीरे धीरे और शांतपूर्वक जा रहा है। तो द मून आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि सन और मून तो आपके डेफिनेट है, इनके एक मून ही होता है आपका और एक पृथ्वी होती है। तो यहाँ पर डेफिनेट है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका द आ जाएगा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा एन। ये सुधार आप कर लीजिएगा, जल्दी जल्दी फिल करने के चक्कर में ऐसा हो गया है। यहाँ पर हम आ जाते हैं सेक्शन बी पर। यहाँ पर भी आपको कुछ पेसेज दिए हुए हैं, उनका आंसर आपको देना है। यहाँ पर मैंने नंबरिंग कर दी है, 4 का आंसर ये है, 3rd का ये है, उसके बाद 5th का ये है। यहाँ से आपको लिखना है 5th का, यहाँ से लेकर तो पूरा कंप्लीट ये ट्रीटिंग देम एज इन्फीरियर, यहाँ तक लिखना है 5 का। आप देखिए मैंने यहाँ पर बताया है। पहले का गांधी लेफ्ट द कोर्ट बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू रिमूव हज टर्बन, क्योंकि वो अपनी पगड़ी नहीं उतारना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कोर्ट को छोड़ दिया। द लॉ कोर्ट वेयर इन
जो कोर्ट था वो कहाँ पर था, न्यायालय वो था आपका साउथ अफ्रीका में, जैसा कि पैसेज में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। हु ऑर्डर गांधी जी टू रिमूव द टर्बन, किसने गांधी जी को पगड़ी उतारने के लिए ऑर्डर दिया था, तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट, द मजिस्ट्रेट आ जाएगा यहाँ पर, द मजिस्ट्रेट। उसके बाद आपको आगे लिखना है, यहाँ हु की जगह पर आप लिखें द मजिस्ट्रेट, उसके बाद यहाँ ऑर्डर गांधी जी टू रिमूव द टर्बन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आप हटा देंगे। वाट वाज गांधी जी वियरिंग ऑन हिज हेड, गांधी जी ने अपने सर पर क्या पहना था, तो गांधी जी वाज वियरिंग अ टर्बन ऑन हिज हेड, यहाँ पर भी देख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर भी ही वाज वियरिंग अ टर्बन, इस तरीके से लिख सकते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड द वाइट पीपल ट्रीट द इंडियंस, जो सफ़ेद लोग होते हैं, गोरे लोग होते हैं, वो भारतीयों को किस तरीके से ट्रीट किया करते थे उस समय, तो वो अच्छा व्यवहार नहीं किया करते थे, उनको नीचा मानते थे, इन्फीरियर मानते थे। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखिएगा, पहले आपको लिखना है द वाइट पीपल, यहाँ से लिखना है द वाइट पीपल, या फिर रहने दीजिए आप यहाँ से, आप यहाँ आ जाइए, यहाँ पर देखिए द वाइट पीपल हु रूल्ड इन साउथ अफ्रीका वर वेरी रूड टू इंडियंस ट्रीटिंग देम एज इन्फीरियर, यहाँ तक आपको लिखना है। क्लियर है, ये आपको नहीं लिखना है, यहाँ जो अंडरलाइन है ये नहीं लिखना है। तो ये आपका एक और पैसेज हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर, यहाँ पर रीड द फॉलोइंग पैसेज, इसको भी आपको पढ़ना है और नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन मैंने लगाया है, ये 4th है आपका, इसमें 4 ही आपके क्वेश्चन है और एक 5वां है। यहाँ पर देखिए द योगा एक्सपर्ट्स हो, तो यहाँ ये अंडरलाइन वाले आपके आंसर है। अब यहाँ देखिए आप फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर पूछा गया द रूट काज ऑफ डिजीज लाइज इन मिस्टेक्स ऑफ इंडिविजुअल, गिव अपोजिट ऑफ मॉडर्न, मॉडर्न यानी आपका आधुनिक होता है, उसका विपरीत आपको बताना है, तो एंशियंट यानी प्राचीन होता है, तो ये आपका अपोजिट हो गया। व्हाट इज़ योगा, योगा क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है 3rd नंबर का, योगा इज़ द इन एंशियंट सिस्टम टू कीप अ पर्सन फिट इन बॉडी एंड माइंड। ठीक है, 4th नंबर का आपका क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन काजेस ऑफ डिजीज एंड डिसऑर्डर, यानी कि जो आपको बीमारियां होती हैं इन सब के कारण क्या होते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 4th नंबर पर डिजीज एंड डिसऑर्डर, यहाँ पर एंड लगा देंगे डिसऑर्डर, या फिर आप पूरा लिख सकते हैं डिजीज डिसऑर्डर एंड एलिमेंट्स आर द रिजल्ट ऑफ सम फॉल्टी वे ऑफ लिविंग, बैड हैबिट्स, लैक ऑफ पावर, नॉलेज एंड अनसूटेबल फूड। बस यहाँ तक आपको लिखना जहाँ तक अंडरलाइन है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज अ योगा एक्सपर्ट डू, जो योगा एक्सपर्ट होते हैं वो क्या करते हैं, तो यहाँ पर है 5th नंबर द योगा एक्सपर्ट सोज ओनली द पाथ एंड सो वर्क मोर देन अ काउंसलर, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सेक्शन सी पर आ जाइए, यहाँ पर आप सभी पहला वाला जो एप्लीकेशन है आपके प्रिंसिपल को लिखना है और आपको उनसे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आप जो एप्लीकेशन लिखते हैं वो लिखना है। आप स्कूल का नाम कोई भी लिख सकते हैं, आपका नाम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यदि आप ये आर वाली यानी नीचे वाली लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पर 3 दिन की बीमारी के लिए छुट्टी की एप्लीकेशन लिखना है और आपका नाम इसमें आपको रमेश पवार लिखना है और आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं और आपके स्कूल का नाम है गवर्नमेंट हाई स्कूल छिंदवाड़ा। तो ये आप एप्लीकेशन लिखते वक्त ध्यान रखेंगे कि आप स्टूडेंट क्या है, रमेश पवार है, क्लास 9th में है और आपके स्कूल का नाम ये है। तो टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल छिंदवाड़ा MP, ये आप एड्रेस करेंगे। इन एप्लीकेशन फॉर इलनेस या फिर सीक लीव ऐसा लिखेंगे और बाकी वही आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, मोस्ट हम्बली आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th इन यूर स्कूल, आई कैन अटेंड द क्लास बिकॉज आई एम इल, या सिक, जो आप लिखते हैं वैसे आपको लिखना है, लेकिन इसमें आपको नाम वगैरह की कोई समस्या नहीं है, तो मेरे हिसाब से आप ये लिखें। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं कि आपको यहाँ पर एक लेटर लिखना है, यू आर रागिनी यादव, रेसिडेंट आप कहाँ के निवासी हैं आप, AB 2nd फेज भारत कॉलोनी भोपाल में रहते हैं। आपको एक लेटर लिखना है अपने दोस्त को, एडवाइजिंग हिम टू वर्क हार्ड फॉर द अपकमिंग एग्जाम, आपको आपके दोस्त को ये बोलना है कि अपने आने वाले एग्जाम के लिए तुम्हें कठिन परिश्रम करना है। या फिर आप लिख सकते हैं यू आर मोहन वर्मा, रेसिडेंट आप श्रद्धा नगर इंदौर में आप रहते हैं और आपके अंकल को थैंक बोलना है आपको, जो भी सरप्राइज़ या प्रेजेंट उन्होंने आपको भेजे हैं। तो इसको आप मत लिखिए, इसके लिए मैंने आपके लिए लिख दिया है लेटर, वो आप एज इट इज़ लिख दीजिएगा। चलिए मैं बता देता हूँ आपको, ये आपका कंप्लीट लेटर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 आपको यहाँ पर AB 2nd फेज भारत कॉलोनी भोपाल, और यहाँ पर ये मैंने गलत लिख दिया था, ये आप रहने दीजिएगा, अप्रैल 22 2021। यहाँ पर नाम भी ऐसा कुछ नहीं है आपके दोस्त का, तो डियर सलोनी या फिर डियर जो भी आपको लिखना लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है आई होप दिस फाइंड यू इन द बेस्ट ऑफ योर स्पिरिट, आई एम हैप्पी टू नो
that you are sure of your success, but you should not be ideal. Overconfidence sometimes lead to failure. I know that you are a bright and intelligent student, but you are not diligent. So I advise you to work hard as the examination is near. Revise your course again and again. Do hard work for upcoming examination and for first division. Wishing your success and good luck. यहाँ पर मैं 2 बार लिख दिया, आप 1 बार लिखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि अपने दिल से मैं बोलता हूँ कि तुम्हें ये अच्छी तरीके से मिल गया होगा और मैं खुश हूँ कि तुम अपनी सफलता के लिए श्योर हो, निश्चित हो, परंतु तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है ना, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट आपको हमेशा असफलता की ओर ले जाता है। मैं जानता हूँ कि तुम एक चमकदार यानी ब्राइट और बुद्धिमान स्टूडेंट हो, बट यू आर नॉट डिलीजेंट, परंतु इतना भी तुम्हें खुश नहीं होना है। तो मैं तुम्हें एडवाइस करता हूँ कि तुम कठिन परिश्रम करो जो तुम्हारी एग्ज़ाम अपने पास आ रही है उसके लिए, और तुम्हारा जो कोर्स है उसकी बार बार तुम क्या करो, रिवीजन करो, और अपनी आने वाली एग्ज़ाम के लिए और फर्स्ट डिवीज़न के लिए हार्ड वर्क करो। विशिंग योर सक्सेस एंड गुड लक। मैं तुम्हारे अच्छे भाग्य और सफलता के लिए कामना करता हूँ। यू आर लविंग रागिनी यादव, ये नाम दिया हुआ आपका, इस तरीके से आपको लिखना है। क्लियर है? चलिए वापस हम आ जाते हैं, ये आपको लिखना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। राइट एन ऐसे ऑन एनी वन, तो आप यहाँ पर वंडर ऑफ साइंस का निबंध लिख दीजिएगा या फिर एनी ग्रेट लीडर का, आपको देख कर लिखना, आप आसानी से लिख पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पर आपको डिसिप्लिन इज नेसेसरी इन लाइफ, यहाँ पर डिसिप्लिन के बारे में बात कही गई है। इसको आपको अच्छे से पढ़कर नोट मेकिंग समरी बनाना है। देन ये भी मैं आपके लिए बनाकर लाया हूँ कंप्लीट। तो यहाँ पर आप देखिए, इसके जस्ट नीचे आपको मिलेगी नोट मेकिंग समरी। तो ये आपकी नोट, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये आपका टाइटल है, इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। फिर उसके बाद नोट्स आपको इस तरीके से बनाना है। आपको सिर्फ करना इतना है कि जैसे यहाँ पर 2, 3, 4, 5 लिखा है, तो ये 1 नंबर आपको यहाँ से स्टार्ट कर देना है, और नोट्स को आपको क्या करना है, नोट्स और टाइटल को थोड़ा आगे से स्टार्ट कर देना है, ताकि थोड़ा एक सीक्वेंस में अरेंज हो जाए और आपकी जो लिखावट है वो अच्छी दिखे। यानी 1, 2, 3, 4, 5 ये आपका एक लाइन में आना चाहिए। तो ये टाइटल और नोट्स को आप थोड़ा सा इधर से लिख देंगे। मेरी बात शायद आप समझ पा रहे होंगे। और ये समरी है आपकी जो आप लिख सकते हैं। आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, या फिर आप इसको वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। क्लियर है? ये आपकी नोट में समरी हो गई। 11 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 12 पर। यहाँ देखिए, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। यहाँ पर आपको क्या करना है, इन सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। यहाँ देखिए, सूर्य पूर्व से उदय होता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, वर्षा हो रही है, इट इज़ रेनिंग, माँ खाना बनाती है, मदर कुक्स फूड, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज़ यूर नेम, आज सोमवार है, टुडे इज़ मंडे, शोर मत करो, डोंट मेक अ नॉइज़, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, भोपाल इज़ द कैपिटल ऑफ एमपी। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, या फिर अपनी प्रश्न बैंक में से भी आप इनको लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको पैसेज दिया हुआ है। यहाँ पर पहला आपका जो आंसर रहेगा, यहाँ पूछा है व्हाट इज़ द एज ऑफ, यानी कि अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में कितनी एज में गए थे, तो 14 वर्ष की उम्र में। और जो फैयाज खान, उन्होंने इनकी पीठ थपथपाई थी, तो कब थपथपाई थी, तो जो प्रोग्राम अंत हुआ था उसके बाद में, तो एट द एंड ऑफ द रिचुअल। यहाँ देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इंस्ट्रूमेंट डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले, कौन सा इंस्ट्रूमेंट बिस्मिल्लाह खान प्ले करते थे, तो वो शहनाई वादक थे, तो शहनाई यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक, यानी कि उनकी लाइफ में बड़ा परिवर्तन या कब आया, कब फेमस हो गए वो। तो यहाँ से आपको पूरा लिखना है, व्हेन और हाउ दोनों पूछा है, कैसे लाइफ में परिवर्तन आया और कब आया। तो यहाँ से लिखना है आपको विथ द ओपनिंग, और यहाँ से लेकर प्लेयर ऑन रेडियो, इतना पूछा गया उसमें पूरा ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये पूरा अंडरलाइन यहाँ से लेकर तो आपको पूरा लिखना है, यही इसका आंसर रहेगा। क्लियर है? आइए आगे। या फिर आपने वो नहीं किया और ये अल्बर्ट आइंस्टीन वाला आप करना चाहते हैं, तो 21 की एज में ग्रेजुएट हो गए थे, और यहाँ पर बर्न में ये एक टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में काम करते थे। आइंस्टीन आल्सो वर्क एज टीचिंग असिस्टेंट के रूप में भी ये काम करते थे, तो यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। आइंस्टीन कॉल हिज डेस्क ड्रायर जोकिंगली, मजाक में आइंस्टीन उनकी डेस्क को क्या बोलते थे, तो आइंस्टीन कॉल्ड हिज डेस्क ड्रायर जोकिंगली ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है मैंने क्या लिखा है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं जोकिंगली के बाद में, कॉल्ड हिज डेस्क ड्रायर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। क्लियर है? चलिए यहाँ आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पर। यहाँ पर आपको मारिया सारापोवा, ये आपके लेसन से लिया गया है। तो वो कौन कौन से नोवेल पढ़ना पसंद करती थी, तो आर्थर कैनन
डोयल के नोवेल पढ़ना पसंद करती थी। मारिया शारापोवा लव्स पैनकेक को पसंद करती थी। टीनेज इंक्लूड्स, टीनेज किसके बीच की एज को कहा जाता है, तो 13 से 19 वर्ष की एज को टीनेज यानी किशोरावस्था कहा जाता है। व्हाट आर द हॉबीज़ ऑफ मारिया शारापोवा, यानी मारिया शारापोवा की इच्छाएं क्या क्या थी, तो मारिया शारापोवा हॉबीज़ आर फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग। ये आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग। ठीक है, चलिए। या फिर आपने वो नहीं किया तो आप ये कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए अब्दुल कलाम एंड क्लोज फ्रेंड, तो 3 और उनके दोस्त थे। अब्दुल कलाम इनहेरिटेड फ्राम हिज फादर, तो अपने पिताजी से उनको क्या मिली थी, मतलब क्या सीख मिली थी, होनेस्टी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, ईमानदारी और जो डिसिप्लिन होता है, अनुशासन होता है, वह। हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर, कितने भाई और बहन थे, तो 3 ब्रदर थे इनके अलावा और ये एक सिस्टर। इस तरीके से अब्दुल कलाम के भाई और बहन थे। विच काइंड ऑफ फैमिलीज डिड अब्दुल कलाम्स फ्रेंड बिलोंग टू, यानी अब्दुल कलाम के जो दोस्त थे वो किस प्रकार की फैमिली से बिलोंग करते थे, तो सभी ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण परिवार से थे। तो अब्दुल कलाम्स फ्रेंड्स बिलोंग्ड, ये क्या है, बिलोंग्ड, तो आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है अब्दुल कलाम्स फ्रेंड बिलोंग्ड टू ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज़। इस तरीके से आपको लिखना है। अब यहाँ पर आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको इनके आंसर लिखना है एनी 4, तो ये आप बुक में से या फिर हम ट्रस्ट बैंक में से लिखेंगे। इतना तो आप कर लेंगे आई होप। यहाँ पर आप देखिए रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर दिस क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको ये 4 लाइन पढ़ना है और आप सभी जानते हैं कि इसमें से आंसर फिर भी आपको कम मिलना है। तो इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वियर, ये आपका लेसन यदि आपने पूरा पढ़ा है तो रोड के बारे में है। 2 रोड में से एक रोड का चयन करते हैं तो रोड आ जाएगा यहाँ पर, और कौन सा रोड वो चयन करते हैं, विच रोड डज द पोएट चूज, तो द सेकंड रोड। यहाँ पर देखिए वाई डिड द ट्रेवल चूज द अदर रोड, जो यात्री है वो दूसरा रोड क्यों चूज़ करते हैं, तो द पोएट वांटेड टू ट्राई समथिंग न्यू, जो कवि है वो कुछ नया चाहता है। द अदर रोड लुक्ड लेस यूज्ड देयरफॉर ही चूज इट, जो दूसरा रोड है वो कम उपयोग किया हुआ लग रहा था इसलिए उन्होंने दूसरा चुना। क्लियर है। आ जाइए यहाँ पर, यदि वो आपने नहीं किया देन आप ये करना चाहते हो, आर अथवा वाला आप ये कर सकते हैं। द कंपोजर ऑफ द पोएम, तो यहाँ पर ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। हु मेक द स्ट्रॉन्ग फायर, यानी कि आग को कौन पनपा देता है और कौन उसको रोर यानी उत्साहित कर देता है, तो विंड, हवा आग को फैला देती है, बढ़ा देती है। हाउ कैन वी बी फ्रेंड द विंड, हम हवा से दोस्ती कैसे कर सकते हैं, तो वी कैन बी फ्रेंड द विंड बाय मेकिंग आवर सेल्व स्ट्रॉन्ग, फुल स्टॉप है। वी शुड मेक आवर माइंड बॉडी एंड हार्ट स्ट्रॉन्ग, हमें अपना दिमाग, शरीर और दिल को मजबूत बनाना है और हमें भी खुद को मजबूत बनाना है। इस तरीके से हम हवा को अपना दोस्त बना सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, अवे अवे इन नॉर्थलैंड, ये भी आपका पोएम है यदि आपने पढ़ा होगा तो। यहाँ देखिए राइट द नेम ऑफ द पोएम अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, ये काव्य है नॉर्थलैंड का। वेयर द हावर्स ऑफ द डे आर फ्यू, कहाँ पर दिन के जो घंटे होते हैं वो कम होते हैं, तो इन द नॉर्थलैंड, और रात्रि यहाँ पर ज़्यादा लंबी होती है। क्वेश्चन है अगला 3rd नंबर का, वाई कैन द पीपल नॉर्थलैंड नॉट स्लीप थ्रू द नाइट, रात्रि को नॉर्थलैंड के लोग कम क्यों सोते हैं, क्योंकि वहाँ की रात लंबी होती थी, तो होती है मतलब द नाइट इज सो लॉन्ग देट दे कैन नॉट स्लीप थ्रू द नाइट, तो रात्रि होती है वो जो लंबी होती है इस कारण वो पूरी रात नहीं सो पाते, क्योंकि सोना भी एक फिक्स टाइम तक होता है, ज़्यादा लंबे समय तक हम नहीं सो सकते। या फिर आपने ये नहीं किया तो आप ये वाला कर सकते हैं, अथवा वाला, द स्टंजा कन्वे द मैसेज यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। वेयर सेल ऑल ऑफ अस लाई वन डे इनसाइड द अर्थ, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द स्टंजा, आपको इस स्टंजा को पढ़कर क्या मैसेज मिलता है, तो द मैसेज ऑफ द स्टंजा इज़ देट वी आर ऑल वन, कि हम सभी एक है। नो वन इज़ फॉरेनर, कोई भी फॉरेनर यानी विदेशी नहीं है। वी ऑल आर अलाइक, वी शुड हेट नन, हमें किसी से नफरत नहीं करना चाहिए, हम सब एक जैसे हैं। यहाँ पर आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में इन क्वेश्चंस के आंसर आप सभी को लिखना है, 5 के लिखना है, सब 2-2 नंबर के हैं, तो ये आप कर लेंगे। दोस्तों ये आपका पूरा पेपर हो गया। इस तरीके से आपका सिर्फ मैंने वंडर ऑफ साइंस का निबंध और आपके क्वेश्चन आंसर छोड़े हैं मैंने, बाकी सब आपको मैंने कंप्लीट करवा दिया है। और आपको जो मन से एक और चीज़ लिखना है वो है आपकी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट कह लीजिए या फिर SLC कह लीजिए, वो आपको लिखना है, और क्वेश्चन आंसर। बाकी पूरा पेपर आपका यहाँ सॉल्यूशन हो गया है, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, सब कुछ यहाँ पर 100% सही और सटीक है।
तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों फैमिली वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही अलग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।